हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मॉक 8 के बारे में, जो कि हमारा बिहार CGL 4 और बिहार SI के ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं। प्रैक्टिस सेट में आपको 45 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलता है, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखें और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराएंगे सभी क्वेश्चन एक साथ, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप नीचे कमेंट करके बताइए कि सही आंसर क्या हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि जैन धर्म में तीर्थकर कौन है। जैन धर्म में तीर्थकर कौन है? देखिए, हम जानते हैं कि जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर थे, जिसमें सबसे अंतिम माने जाते हैं हमारे महावीर जी। तो यहाँ पे हमको बता दूँ कि तीर्थकर जो होते थे धर्म का उद्धारक और आध्यात्मिक शिक्षक, जो मोक्ष या फिर मुक्ति का मार्ग सिखाता है, उसे तीर्थकर कहा जाता था। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन ए बनेगा। सेकेंड क्वेश्चन आता है कि किस राजा की कहानी नाटक मुद्रा राक्षस का विषय है। तो मुद्रा राक्षस का विषय है वो किस राजा की कहानी है? तो यहाँ पे सही आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो ये पूछा जा सकता है कि मुद्रा राक्षस के जो लेखक हैं, रचनाकार है, वो कौन है? तो विशाख दत्त, ये ध्यान रखिएगा। और इस रचना में यानी मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल या फिर कुलहीन के नाम से वर्णित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि बुक्का प्रथम प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस राजवंश का संस्थापक था। विजयनगर साम्राज्य में हम 4 वंश के बारे में देखते हैं, तो इसमें से बुक्का प्रथम ने किस वंश की स्थापना की थी? तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, संगम। ठीक है, संगम वंश की स्थापना पे की गई थी बुक्का प्रथम के द्वारा। और बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि भी धारण की थी। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध पंचायती राज्य से है। तो पंचायती राज से रिलेटेड कौन सा अनुच्छेद आता है? तो अनुच्छेद 243। ठीक है, 243 यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। और अनुच्छेद 243 से जुड़ी हुई और भी जो अनुच्छेद हैं, इनके जो पार्ट हैं, आप उनको हमारे ट्रिक के थ्रू देख सकते हैं। मैंने एक अलग वीडियो बनाया था, आप उसे सर्च करके देख लेना। नेक्स्ट आता है कि मुस्लिम समुदाय का धार्मिक पुनरुत्थान निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य था? तो अलीगढ़ आंदोलन का, ऑप्शन सी होगा, अलीगढ़ आंदोलन। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत में पंचायती राज्य की 4 स्तरीय प्रणाली को अपनाया। जनरली हम जानते हैं कि भारत में जो अधिकतम राज्य हैं वो त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली पर चल रहे हैं, लेकिन कुछ राज्य जो हैं वो द्विस्तरीय को भी अपनाए हुए हैं। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 4 स्तरीय प्रणाली किस राज्य ने अपनाई है। तो करेक्ट क्या होगा? पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल जो है वो 4 स्तरीय प्रणाली को अपनाया हुआ है। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा पॉइंट लिखा है कि केरल, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में 1 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है। क्वेश्चंस भी यहाँ से BPSC में भी पूछा गया था। ठीक है, असम, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा और हरियाणा में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है। इसके अलावा बाकी जो राज्य आप है, जैसे बिहार को ले लो, तो वहाँ पर 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या बनता है, उस पर थोड़ा सा नज़र डालिए। आज हम बात करने वाले हैं बिहार DLED संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से आती है। ये दोनों कम्बो बुक जो आप देख पा रहे हैं, ये आप ऑनलाइन या फिर चक्षु पब्लिकेशन के जो भी ये ऑनलाइन इनका स्टोर है, वहाँ से भी आप इस बुक को मंगा सकते हैं, या आप अपने नज़दीकी स्टोर से भी इस बुक को ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इनकी प्रैक्टिस सीट को भी लगाना चाहते हैं, तो चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से प्रैक्टिस सीट भी आता है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से होते हैं। आप उसको भी पढ़ सकते हैं, अपनी तैयारी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको ये बुक लेना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप वहाँ से जा करके बाई कर सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालयों से संबंधित प्रावधान की परिकल्पना की गई है। तो यहाँ पे 4 अनुच्छेद दिए गए हैं, बताइए करेक्ट क्या होगा। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 241 में ये बात की गई है कि केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालयों से संबंधित प्रावधान, जो कि 241 में देखने को मिलता है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि अनुच्छेद 241 में कहा गया है कि संसद कानून द्वारा केंद्रीय क्षेत्र के लिए एक उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है, या किसी
भी क्षेत्र में किसी भी न्यायालय को इस संविधान के सभी उद्देश्यों के लिए उच्च न्यायालय घोषित कर सकती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो किसी जीव की पहचान, नामकरण और वर्गीकरण से संबंधित है, वो हमारा होता है वर्गीकरण विज्ञान यानी टैक्सोनॉमी। और वर्गीकरण विज्ञान के जनक के रूप में, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में किसे जाना जाता है, आप जल्दी से बताइए। अगला प्रश्न आता है कि सुइल नदी परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। सुइल नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर क्या बनेगा? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सुइल नदी परियोजना हिमाचल प्रदेश में। जापानी इंसेफेलाइटिस किस प्रजाति के मच्छर से फैलता है? जापानी इंसेफेलाइटिस जो है वो किस प्रजाति के मच्छर से फैलता है? तो क्यूलेक्स मच्छर। ठीक है, क्यूलेक्स मच्छर, ऑप्शन ए। 42वें संविधान संशोधन में संशोधन के माध्यम से न्यायपालिका की न्यायिक समीक्षा शक्ति को किसने रोक दिया? तो संसद ने, बी यहाँ पे करेक्ट होगा, संसद ने। व्हीलर द्वीप स्थित है। व्हीलर द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा के तट से परे। ठीक है, उड़ीसा तट से परे, ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को अपना विवेक रक्षक बताया? किसने गांधी जी को अपना विवेक रक्षक बताया? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट क्या बनेगा? विवेक रक्षक बताया सी राजगोपालचारी। ठीक है, सी राजगोपालचारी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्या बनता है हमारा कि सर्क एवं क्रेवास किसकी गतिविधि से निर्मित होते हैं? सर्क या फिर क्रेवास किसके गतिविधि से निर्मित होते हैं? तो करेक्ट होगा ऑप्शन ए, ग्लेशियर। ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में थोड़ा सा हम ध्यान लेते हैं कि सर्क एक प्रकार का अपर्दन हिमनद स्थल रूप है जो कि प्राकृतिक रूप से हिमनदों की क्रिया से निर्मित होते हैं। सर्क एक घाटी है जो हिमनदों के कटाव से घटना से बनती है, कटाव की घटना से बनती है। सर्क एक शब्द है जिसका अर्थ होता है अखाड़ा। सर्क आधे खुले हुए एम्पी थिएटर जैसा दिखता है। इसे स्कॉटलैंड में कोरी, वेल्स इंग्लैंड में, और यहाँ पे एक और नाम आप देख सकते हैं CWM के रूप में भी जाना जाता है, यानी इंग्लैंड में CWM, जैसे कि कोरी और वेल्स कहा जाता है स्कॉटलैंड में, इंग्लैंड में CWM के रूप में इसे जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो अच्छे तरीके से देखिए क्या सही होगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करें तो कर्नाटक युद्ध 3 हुए थे, जो कि पहला 1746-48, दूसरा 49 से 54 और तीसरा होता था 56 से 63। तीसरा कर्नाटक युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, ब्रिटेन और फ्रांस में हुआ था। यहाँ पे आपको बता दें कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो समापन होता है वो एला सापल के संधि के तहत अंत होता है। तो फर्स्ट का 4 के साथ मैच होना चाहिए और सिर्फ एक ही ऑप्शन जो दिख रहा है हमें वो मैच किया गया, तो करेक्ट हो गया ऑप्शन सी। उसी तरह से यहाँ पे हम सभी को मिला सकते हैं, जैसे बी का फर्स्ट हो जाएगा तृतीय कर्नाटक युद्ध का समापन पेरिस के संधि के तहत अंत हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का जो अंत होता है एक तरह से हम कह सकते हैं कि अनिर्णायक था, लेकिन पांडिचेरी की जो संधि होती है उसके तहत हम मानते हैं, तो ये एक तरह का अनिर्णायक युद्ध था। ठीक है, और दूसरा जो था प्रथम मैसूर युद्ध, ये इसमें क्या होता है कि ब्रिटिश की हार होती है, तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से कौन ब्लू वाटर पॉलिसी, नीला जल योजना, ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? तो ब्लू वाटर पॉलिसी को जारी किया था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ऑप्शन ए। कर्नाटक युद्ध किनके बीच हुआ था? कर्नाटक जो युद्ध है वो किनके बीच हुआ था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, यानी ब्रिटेन और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। किसके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने पोर्टोनोवा में हैदर अली को पराजित किया था? तो पोर्टोनोवा का जो युद्ध हुआ 1781 की बात है और हैदर अली को पराजित किया था आयरकुट की नेतृत्व करने वाली जो सेना है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी थे। तो प्रारूप समिति के सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसमें शामिल नहीं थे, तो डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सही नहीं है, सुमेलित नहीं है? तो मानव के दुर्व्यापार तथा बाल श्रम का प्रतिषेध जो है वो अनुच्छेद 23 में किया गया। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण 29, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32, ये तीनों सही है। और यहाँ पे
शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार जो है वो 30 में है, ना कि 31 में। तो ये एक चीज़ गलत हो जाता है, डी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय कौन से रीट को जारी करता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, सी करेक्ट होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ब्रिटिश संसद ने कब एक संशोधित अधिनियम पारित किया जिससे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है? ब्रिटिश संसद ने कब एक संशोधित अधिनियम पारित किया जिससे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जानते हैं? तो 1781 का जो अधिनियम था उसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम, भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम के नाम से किस कानून को जाना जाता है? तो ये था भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम 1858 को भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम के नाम से जानते हैं। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू, उपसभापति जवाहरलाल नेहरू। संविधान के किस संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य की सीमा जो है वो 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दी गई थी? किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो ये संविधान संशोधन था जो कि 41वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो बी करेक्ट होगा। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे इसके बारे में लिख रखा है कि संविधान के 41वें संशोधन के जरिए राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 साल से बढ़ा करके 62 साल कर दी गई। इसे आधिकारिक तौर पर संविधान 41वें संशोधन 1976 के नाम से जाना जाता है। इस संशोधन के जरिए संविधान के अनुच्छेद 316 के 2 में बदलाव किए गए थे। ये भी याद रखिएगा, 316 के 2 में। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? महान्यायवादी के बारे में, महान्यायवादी जो कि आर्टिकल 76 इनसे संबंधित है, और यहाँ पे अगर सही नहीं है अगर बात करें तो उसे संसद की कार्यवाही में भाग लेते समय मतदान का अधिकार प्राप्त है। तो ये चीज़ गलत है, मतदान का अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं है। तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तारकुंडे समिति और गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से संबंधित है तारकुंडे और गोस्वामी समिति। अब भारत हमारा है यह घोषणा अंग्रेजों ने किस युद्ध के बाद की थी? अब भारत हमारा है यह घोषणा अंग्रेजों ने किस युद्ध के बाद की थी? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद अब भारत हमारा ये घोषणा किया गया था। हमारे संविधान में आर्थिक नियोजन शामिल है। तो आर्थिक नियोजन जो विषय है वो हमारे संविधान के 7वीं अनुसूची के जो 3 पार्ट हैं, संघ, राज्य और समवर्ती, तो समवर्ती सूची में ही शामिल किया गया। तो यहाँ पे सी हो जाता है करेक्ट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है। संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है, देखिए, लोकसभा द्वारा और राज्यसभा द्वारा। तो यहाँ पे हम डी को टिक करेंगे, 1, 2। ठीक है, 1, 2 ऑप्शन डी हो जाता है। नेक्स्ट क्या बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय आप जानते हैं किसे कहते हैं। संवैधानिक निकाय का मतलब ये हुआ जिसका जिक्र हमारे संविधान में किया गया। तो यहाँ पे देखिए तो संघ लोक सेवा आयोग भी है, राज्य लोक सेवा आयोग भी और वित्त आयोग, ये तीनों की बारे में चर्चा हमारे संविधान में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे कि इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि संवैधानिक निकाय नहीं हो। तो डी करेक्ट है। भारत के पहले कवि के रूप में श्रद्धेय माना जाता है। किसको माना जाता है भारत के पहले कवि के रूप में? तो यहाँ पे वाल्मीकि करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। वो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग के लिए इस मैटर पर बात किया गया था। तो मुसलमानों ने शिष्टमंडल से प्रार्थना मतलब मिंटो से किया था। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। अगर हम यहाँ पे सबसे पहला क्रिप्स मिशन देखें तो क्रिप्स मिशन जो कि 1942 से रिलेटेड है।
सेकेंड कैबिनेट मिशन जो होता है वो 1946 है। और थर्ड पॉइंट वेवेल योजना, तो ये 44-45 हम ले लेते हैं, 44-45, ठीक है। और अगर फोर्थ की बात करें अगस्त जो ऑफर है ये आपका 1940 से हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कालक्रम के अनुसार जो 4-1-3-2 करेक्ट होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि वर्ष 1919 में किनकी गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। तो किसकी गिरफ्तारी पर, तो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों लोगों के गिरफ्तारी पर लोग इकट्ठा हुए थे। और जनरल डायर के कांड को तो आप सभी लोग जानते ही हैं, तो 3 और 4 यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है कि किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना की गई थी। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई थी, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी हो जाता है 1966, ठीक है, 1966 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आपने देखा होगा इसको। चिपको आंदोलन, तो देखिए चिपको आंदोलन से जुड़े सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट, फिलहाल यहाँ पे 2 करेक्ट होगा, एक और ए और बी, तो ऑप्शन डी हो जाता है। मेघा पाटकर का नाम नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा हुआ है, आप लोग को पता ही होगा, तो फिलहाल डी करेक्ट हो जाता है। मृदा अपरदन के क्या उपचार हो सकते हैं, मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है। तो मृदा अपरदन को समोच्च रेखित बांधकरण करके और जमीन प्रयोग की अनियमितता करके फिलहाल यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन रोक सकते हैं। तो ए और बी दोनों होगा, 1 और 2 करेक्ट है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी 2 बीमारियां विषाणु के कारण होती हैं। कौन सी 2 बीमारियां जो हैं वो विषाणु के कारण होती हैं, तो एक रेबीज और गल्सुआ, यहाँ पे दोनों जो देख सकते हैं वो वायरस के कारण होने वाला रोग है, तो ए करेक्ट बन जाता है। निम्नलिखित में से किस ईंधन के कारण पर्यावरण में न्यूनतम प्रदूषण होता है। किस ईंधन के कारण पर्यावरण में न्यूनतम प्रदूषण होता है, तो न्यूनतम प्रदूषण होता है हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन को इसीलिए भविष्य का ईंधन कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत ही कम प्रदूषण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है, तो कौन सा मिलान सही है, तो देखिए बलवंत राय मेहता समिति विकेंद्रीकरण के लिए सुझाव दिया था, सही है। हजारी समिति औद्योगिकरण नीति से संबंधित है। राज्य समिति कृषि जोतकर पर कर लगाने के लिए, यानी तीनों के तीनों सही है, सभी मिलान सही होगा, डी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सही है। तो एक तरफ देखिए यहाँ पे मिश्रण दिया गया और वो कौन कौन से मिश्रण है वो पूछा जा रहा है। तो जैसे टाका तार जो है वो लीड और टीन का मिश्रण है, सही है, ठीक है। उसके बाद अगर हम स्टेनलेस स्टील की बात करें तो आयरन, निकल और क्रोमियम होता है, ये भी सही है। और सोल्डर जो होता है वो टीन और लेड का मिश्रण है, तो तीनों करेक्ट यहाँ पे होगा, डी करेक्ट है, 1 2 3। नेक्स्ट क्या बनता है, अल्जाइमर का संबंध मानव शरीर के किस हिस्से से है। अल्जाइमर जो रोग है वो मानव शरीर के किस हिस्से से है, इसका सही संबंध हो जाएगा, यह मस्तिष्क का एक विकार है, मस्तिष्क में सूजन आ जाता है, अल्जाइमर, ऑप्शन सी। निम्नलिखित का मिलान करें और नीचे दिए गए कुट का सही उपयोग करके हमें बताना है क्या सही होगा। तो देखिए वाटर गैस किसे कहते हैं हम लोग, वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अगर हाइड्रोजन गैस है तो उसे हम लोग कहते हैं वाटर गैस। तो फर्स्ट का 3 के साथ कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर, यानी ऑप्शन बी हो जाता है। चलो बाकी को भी देख लेते हैं। स्ट्रेंजर गैस के नाम से हम लोग जेनॉन को जानते हैं, यानी बी का 2 के साथ होगा। रेडियोधर्मी तत्व अगर हम यहाँ पे देखें तो पोलोनियम देखने को मिल रहा है, तो 3 का सी का फर्स्ट होगा। और प्रोड्यूसर जो गैस है, प्रोड्यूसर गैस हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ नाइट्रोजन गैस, तो कुल मिलाकर ऑप्शन बी हो जाता है। और इन सभी को सिंगल करके भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसे प्रोड्यूसर गैस कहते हैं, वाटर गैस कहते हैं, तो याद रखना ज़रूरी है। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। और ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है कि अब तक मैं कई बार इसको करा चुका हूँ, 10 बार 15 बार से ज़्यादा करा चुका हूँ अलग अलग सेशन में। तो देखिए कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, बस याद रखो, क से क याद रख लेना, ठीक है। तो कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, जबकि पादपों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, ये दोनों याद रखना है। तो यहाँ पे हमने 45 क्वेश्चंस कवर किए। आई होप कि आपने काफ़ी अच्छा स्कोर किया होगा। आपने जो भी स्कोर किया कमेंट करके बताइएगा।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।